नमस्कार साथियों, हेलो। सो यू ऑल आर वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस दिन के आखिरी सत्र में। लैंडस्केप एंड फार्मिंग सिस्टम इंटरैक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस विषय में इस सत्र में चर्चा होने वाली है। यह सत्र आप अगर देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर को तो भारत में करीब 13.6 करोड़ फार्मर्स हैं, जिसमें से करीब 82% फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। 82 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी अगर आप देखें तो इनकी लैंड होल्डिंग पिछले करीब अर्ध दशक में, करीब 50 वर्षों में बहुत तेज़ी से कम हुई है। आधे से ज़्यादा, करीब 172 में जो लैंड होल्डिंग करीब 2.28 हेक्टेयर थी, करेंटली इज़ अराउंड 1.08 हेक्टेयर। और अगर इसकी भी बात करें आप तो इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर भी दो कैटेगरी हैं। एक ऐसे किसान जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि 1 हेक्टेयर से कम है। अभी वो मार्जिनल जो फार्मर हैं वो 1 हेक्टेयर नहीं, 1 एकड़ से कम है। इस तरह से हम लोग मान के चल रहे हैं और वो करीब 50% हैं इन आवर कंट्री। और उनकी अगर आप समस्याएं देखें, जो 50% फार्मर हैं, इनके साथ में करीब 20% ऐसे लोग भी हैं जो लैंडलेस हैं, या कुछ और जो कृषि पारंपरिक जो व्यवसाय है उसमें वो लोग शामिल हैं। लेकिन उनका कहीं ना कहीं लैंडस्केप के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शंस उनका रहा है। इस सब कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये जो मार्जिनल जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, उनकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इनपुट कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती जा रही है। उनके लिए जो क्लाइमेटिक वर्नेबिलिटी है वो ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है। उनके लिए जो भी एग्रीकल्चर से जो फार्म प्रोड्यूस वो ले रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं जो मोनोक्रॉपिंग कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस होके वो बहुत ही लिमिटेड फार्म प्रोड्यूस उनको जो उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो उगा पाते हैं। साथ में अगर आप देखें तो गांव में जो इनपुट कॉस्ट जो है एग्रीकल्चर की, इवन स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण आप ये देखें कि जो उनकी क्योंकि इनपुट कॉस्ट इसलिए भी बढ़ी है कि फार्मर भी जो लोकल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंडस्केप है या उसका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम पर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हुई है और वो बाहर की तरफ उसको देखता है। बाहर की तरफ जो मार्केट लेड सॉल्यूशंस हैं उसको वो देखता है। तो मार्केट लेड सॉल्यूशंस की वजह से वो गांव से बाहर माइग्रेट भी करता है और उस तरफ कहीं ना कहीं वो वहाँ के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने छोटे से फार्म लैंड में भी उनका उपयोग करता है, जिसके कारण उसकी समस्या और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर जो सॉइल हेल्थ है वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और साथ में अगर आप फार्मिंग सिस्टम की बात करें तो उसका जो अगर लाइव स्टॉक या ट्रीज़ या वेजिटेबल्स या जो एग्रीकल्चर के अराउंड जो उसके जो एक स्मॉल इकोसिस्टम था, उसका घर, फार्म और लाइव स्टॉक, वो भी कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हुआ है बहुत तेज़ी से। तो हम सब और एक जो पहले अगर आप देखें जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन थी और कॉमन्स के ऊपर उसका डिपेंडेंस था और लाइव स्टॉक कॉमन्स में ग्रेजिंग करके आता था और उसके बाद फिर वो उसके जो बेनिफिट्स हैं या जो उसके फार्म रिलेटेड बेनिफिट हैं या फार्मर्स को जो उससे इनकम है, मिल्क की इनकम या अदर इनकम्स, अगर स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, लार्ज रूमिनेंट्स, तो वो सब उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी। लेकिन अभी आप देखें तो जो कॉमन्स हैं ग्राम पंचायत में, उसके आसपास में, उनमें भी लगातार उनमें नुकसान हुआ है। या तो कहीं इंक्रोचमेंट हो गए हैं या उनमें जो उनका जो क्लोज जो डाइवर्सिटी थी, वहाँ पर जो एक वैल्यूबल डाइवर्सिटी थी वो भी डिटेरियोरेट हुई है। तो ऐसे में ये जो अभी का जो सत्र है, हम उस सत्र में ये सब जो फार्मिंग सिस्टम और लैंडस्केप को लेकर जो इंटरकनेक्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
हमारे पास में पांच जो स्पीकर्स हैं, बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही अनुभवी लोग हैं। उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर अपनी सीट ग्रहण करें। हमारे साथ में अनिरुद्ध जी हैं, जो कि रेन फॉरेस्ट अलायंस से हैं, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। वो आज अभी इस सत्र में ओपनिंग रिमार्क्स भी हम लोगों के साथ में देंगे, प्लीज़। और साथी भी आ जाएं। अर्चना चटर्जी जी IUCN से, प्लीज़ कम एंड टेक सीट। अर्चना जी इंटीग्रेटेड प्रधान से हैं, प्लीज़ कम एंड टेक सीट। डॉक्टर सब्यसाची जी, प्लीज़ कम एंड टेक सीट। एंड मिस्टर प्रशांत मेहरा, को फाउंडर प्लेटफॉर्म कॉमन्स, प्लीज़ कम। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक इन लैंडस्केप फार्मिंग सिस्टम के ऊपर इस सत्र में इंटरेक्शन करने वाले हैं। इसमें इसको लेकर मैं इस सत्र के ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं हमारे साथ में हमारे साथी जो अनिरुद्ध ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड गिव ओपनिंग रिमार्क्स फॉर द सेशन टू सेट द पिच। थैंक यू। या यू कैन गिव। Thank you, Praman. And we have got a stellar group over here to talk to you about, and all experienced. And I know quite a lot of all of them. So a lot of experience over here. Let me tell you where I'm coming from. So last 1.5, 2 years, we have been implementing a landscapes project in Andhra Pradesh and Karnataka. So a lot of what we what I speak will be derived from the experience of that experience of 1.5 years and the struggles around it. So the project basically talks about land degradation and conserving biodiversity in agricultural landscapes. So that's why we are working with RYSS over there in natural farming and all those, and natural farming, and then FES with other partners over there. And we know that agriculture is the main source of livelihoods for a significant section of the population of the country. And in case of smallholder farmers, what is more important to understand is that these smallholder farmers produce 41% of the country's food grain, engages about 44% of the workforce, and importantly, contribute 13% of the GDP. Now, if these set of smallholder farmers are not taken care of or supported, we as a country would be facing serious crisis. And that crisis, if it falls, it will be very difficult for us to manage it. So if you look at the smallholder farmers, the challenge of land degradation is also very high. Around 29% of India's land is degraded. And this land degradation impacts the agriculture productivity negatively. Soils become eroded. And in recent years, floods, landslides have severely impacted agricultural land and livelihoods in all across the country. And that we have seen in the recent case of Wayanad also. Also, the two key strategies which I think will take us forward is basically, looking at sustainable agriculture management and also water management. And these are the areas where we will, as a group, I think, try to address them at certain levels. But however, working with smallholder farmers, there are various barriers exist, and those barriers are at policy level and also at operational level when we are really hitting at the farm gate and the farm plots. So these barriers are of different kinds. Say for sustainable agriculture, when in the country you have a system where there is a lot of subsidy going in for chemicals and fertilizers, very difficult to move to a different system of agriculture. So you have challenges over there, and that challenges is definitely faces us. And how do we address it and still help farmers to go ahead with it into adopting a different sort of agriculture system is an area of not only a great challenge, but also managing risks for the farmer. And that, I think, through the new, this year's budget, I did see some hope around 1 million farmers talking about natural farming. That did give us a ray of hope that, all right, the thinking process has started and we might be able to grab some opportunities over there.
Apart from that is also, the limited knowledge, experience in the technologies, and the proof of concept for natural agriculture practices is further a barrier to the farmers in adopting natural farming and improving their livelihoods. Why? I'm not saying that the concept is not there or the technologies are not there, but for the farmers to access, be trained in that, these are all areas where we all as a group has to maybe work further and deepen the easier access to this knowledge thing is an area which also will help us for the farmers to adopt these type of natural farming or sustainable agriculture. Markets even also is also sort of does not give signal in incentivizing farmers for sustainable agriculture practices, because we don't really appreciate where our food is coming from or the type of food we are eating. Once the demand side, if we are, for everybody, all of us try to look at what we are eating are naturally produced, chemical free, immediately there is a demand, and that demand helps the farmers create producing more, earning more, and that whole chain sort of gets moves around. So that I think is also an area where we can look into and understand and scope going ahead. Going ahead, there are also, because I was talking about this linkage between degraded lands, biodiversity, and farming. So the smallholder farmers, we have to also rethink how, because the smallholder farmer is just not a smallholder farmer in that patch of land. He or she is engaged in forestry activities and TFP collections, and engaging with the pasture land over there. So how does these all three combine and work? And there are a lot of this, what I would think in my panel today, the panel over here, would be able to talk more about and look at the interconnectedness and the interdependencies of the farmers with this biodiversity or the pasture land and all that issues of the forest. So that interdependencies and the interconnectedness, hopefully we should be able to address. The another point is, which I thought that we need to also look at, is that smallholder farmer simply cannot be looked at from the parameter of landholding. It's not a monolithic block, just because of landholding. So there are layers, shades, which you need to unpack. A tribal farmer or a different normal other general caste farmers, being still smallholder, has different equations and status and access and all those things in the society. So we have to need to understand that when we are working with them. The thinking also has to shift from, farmers and their farm to overall the whole smallholder farming systems. That shift is also a mental shift we all have to make, and help the farmer also make that shift towards that. And that shift, hopefully, will address a lot of the current crises which we are talking about now. Also, the farmer, there are different faces different problems at different stages, and some of them appear together, some separately, and some individually, and all have different implications in his or her farming, because the farmer is trying to manage the risk over there, because at times the pest attacks happens all across, sometimes individually he or she has got into a dead situation. So how does a small farmer, because it's already a crisis situation for that farmer, how they are better able to manage it, or how they are better strengthened or supported to manage it, that will also be a critical areas what we can look at. So I just talked about we work in around 10 landscapes, 8 in Andhra Pradesh and 2 in Karnataka. Although the approach has been similar, but yet each of these landscapes behave differently and operate differently. And the solutions we are trying to provide or discuss with the farmers over there are different. So it cannot, one size will not fit all. And when I say landscapes, in our case, it is around 10,000 acres each of these landscapes are. And each of it is a dialogue in progress. It is not that this is definite parameters of programming which we are doing. It's a dialogue in progress with the SHG groups. It's a dialogue in progress with the local panchayat body. It's a dialogue in progress with the RYSS and the agriculture department, the horticulture department. It's a dialogue in progress. Slowly, that creating that dialogue or that
platform for a dialogue is very important, and that is one thing is important for the smallholder farmer, because that gives them the sort of a platform or a place to talk, share, and also learn new things. So I hope we do understand that addressing the smallholder farmers and their needs in a ecosystem where there is biodiversity, there is all these are addressed, is very imperative, and there is all sort of a crisis which we look at. And in the smallholder farmers, I would also mention separately there is a segment, quite a big segment, which is the tenant farmers within the smallholder farmers. So how do we talk to them? How do we discuss them? How do we bring in the fold of programming and our program thinking is also an area which we need to look at, and hopefully our speakers today would address it. Another big issue, as I have worked and sort of talked to these sets of people and met them differently, we work through collectives, women's groups, FPOs and all, and the stakeholders are the various type of stakeholders there. Sometimes we are looking at collaboration, sometimes complementarity, all those things we are doing. But one of the big elephant in the room is the power over there. So they are very entrenched power, and how do we address them on behalf of the smallholders is an important, or how do we capacitate them to address this or take the power is also important. And not everybody will give power away, so we will need to have to find device in a democratic situation and in democratic process how to acquire those power. So that's an also important issue which we, at least from my experience, we are looking at. The third important, hopefully, that we can all maybe looking at is the issue of being local. So linkage with the local market, linkage with the local knowledge, linkage with using local technologies. Just to give you an example, and we work with Vasan over here, and Sabichachi is there from Vasan. In coffee, the government gave a small baby pulper, for post-harvest for coffee. The women groups decided that they can attach a machine to it and which can work faster. So a small innovation. So those innovations are there. Local innate knowledge are there. How do we tap onto them and then make sure that this is going across to other players in the same ecosystem, maybe of coffee and coffee value chains and things like that. The critical, I think one of the biggest critical thing that also is challenge for the smallholder farmers is accessing timely knowledge. And how do we get that across faster through farmer scientists, trainers, helpers? I think that is an area I think a lot of our efforts and thought processes need to be focused on. The last bit which I always think about, and when we are talking, is about, we hear about how do we scale up, and how do we look at scales of doing things, because there's a huge number out there, so the imperativeness of becoming a scaling up is also important. I think what, in my opinion, and what we have tried to do is not scale up, but scale up exactly those things that works, not in terms of area, not in terms of, geography is in a big, but look at what can be scaled up and take solutions that works, and that focus on that, scaling that up. And if we are able to do that, that really helps us in adoption and also takes things moving faster. So Pramal, I will stop at there and hand it over back to you. Thank you, Anirudh, for your valuable opening remarks. And hopefully this all will set the right path for us to take forward the discussion of this session. So friends, हमारे साथ में हैं अर्चना चटर्जी जी. शी इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, और ये करीब 28 इयर्स एक्सपीरियंस है और भारत में ये लीड करती हैं IUCN. तो आपको आई वुड लाइक हर टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in context of a small and marginal farmer, where Anirudh already said that the main challenge is with our marginal farmer. Farmer population is increasing day by day, and this is very much true that the farm-based agriculture income will not going to sustain.
So it's important us to work with the farming system approach. So the question is to Archana ji is to transition from a farm to farming system approach. Key challenges and opportunities. Please come and deliver. Yeah, you can. Yeah. I can speak from here? Okay. Thank you. So I work with International Union for Conservation of Nature, and I've been working for a very long time. Agriculture is one of the biggest drivers of biodiversity loss, as has been identified, and therefore over the years it has become very important for IUCN to work to improve agriculture in a way that it does not lead to biodiversity loss. In fact, it sort of enhances on-farm and off-farm biodiversity. And Anirudh before me has also spoken about it. So from that lens, I would be sharing some of the things here from the perspective of IUCN. It is very true that the global demand for food is increasing. Our population is the key aspect which we have to look out for. 9 billion plus by 2050 is projected, and we have to feed all these people. So it's a very paradoxical situation wherein more and more natural areas are being converted for growing food. And on the other hand, the food wastage in developed countries or in the affluent sections is increasing. So I think we'll have to address both the issues together if we have to really look at rationalizing how agriculture is being done across the world, not only in India. I mean, this transformational change has to happen over a very big part of the world for this to happen. Basically, for IUCN, what we have looked at is the lens of ecosystem services. And farming system, as I interpret it, is that transitioning from farm to farming system, for me, is to bring in the landscape approach to farming. And that becomes very important from IUCN point of view, that the ecosystem services which the landscape provides for agriculture have often been overlooked. And we have just looked at that small piece of land, which is the farmland, and tried to do innovations there in terms of how water for irrigation should be given, or how pesticide and fertilizer use should be reduced, and so on. But I think it is very important to now look at the farming system or the landscape approach, because that is where I think the farming will become more sustainable. And if we address the food losses and leakages in the system, I think we can really balance out the two and move towards more sustainable agricultural practices on farm and off farm. So basically, under the lens of ecosystem services, we have both. We have the services from landscape for agriculture, which is in terms of pollination, soil formation, water, security for irrigation, and so on. I mean, we all know about it. But there are also the disservices, the flow of disservices from agriculture to the landscape, which really degrades the natural base itself in terms of pollution, in terms of all these agrochemicals destroying the soil health, and so on. So both these things we are trying to address through our interventions. I mean, Anirudh is involved in one of the projects that IUCN is, the Jeff is supporting, and IUCN is also supporting, which he talked about a lot. Basically, as has been mentioned, that in India, the things are progressing. I don't know how much on the ground, but in terms of the announcements and the government programs on natural farming, Paramparagat Krishi Vikas, and so on and so forth, a lot of things are happening.
So how much will it lead to change on the ground with the farmers? Because I remember when this announcement last year by the finance minister was made about natural farming along the Ganges River on both sides, the farmers were not very enthused about it because they fear loss in production and therefore the loss in the market, you know, the competitiveness in the market. And at the same time, Sri Lanka example also happened. So everyone was very not very enthusiastic about that. But I guess things are changing and so many people have come together. So I guess things will happen on the ground. But we have to, you know, take very smart steps towards it and link it to the input costs and the market linkages, maybe certification procedures. I don't know what will work with smallholder farmers now. Farmer producer organizations are in a better position. The European Union is coming up with deforestation-free products, you know, that they are demanding from countries like ours. So we have to put in place processes through which our farmers don't lose out, our people don't lose out in a very proactive manner. In terms, if I'll just take few minutes on IUCN, how IUCN is approaching these issues. So one of the approaches that we have taken is on common ground dialogues, because agriculture and conservation sectors don't talk to each other much. So one of the initiatives that IUCN globally is doing is to bring together agriculture and conservation sector players on common platform to talk about the limitations on the agriculture side, what needs to be addressed, how some of the new tools that organizations like IUCN, we are not the only one, there are so many FAO, so many coalitions are developing now, so many smaller grassroots organizations are doing so many innovations, technology startups are coming up in the agri field. So a lot of things are happening and we need to really collate it all together to benefit the smallholder farmers in a bigger way. So IUCN, basically another tool that we have brought in is from IUCN perspective that biodiversity is often not used as an indicator when we are looking at the progress towards sustainable agriculture. Agrobiodiversity, yes, but in a very limited form, but broader landscape level. So what we are looking at is we have developed a land health framework which can be transitioned to a land health tool, tracking tool, and this can really give us very good information at various levels, right from the soil to the farm to the the broader landscape and also the national level on how biodiversity indicators are we can track at each level. So at the national level also it's important because what our policies are integrating at that level is what flows down. So if we don't have a supportive policy, this will be very difficult to do. And lastly, I would say that we have also developed an nature-based solutions agri guidance tool. So if we are planning an agriculture project or if we are trying to review an agriculture investment project from the donor's point of view, the NBS agri guidance tool can be used to see how the nature-based solutions are being integrated into this particular project. So I think I'll stop here. Just one last point that we have to also look at the global biodiversity targets because we are really, lagging behind on achieving the Aichi targets, which was our 2020 target year. Now we are into 2030 Kunming-Montreal global biodiversity targets, and how agriculture can really contribute and also to the carbon targets that our country has put forth. So agriculture is a very important sector, but we need to really put in place tools, mechanisms, processes, technologies, policies to really make it work for nature. Thank you. I'll stop here. Thank you, Archana ji.
और जो इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में जो आपने कहा कि हमेशा उसके ऊपर इतना जितना एक वैल्यू जितना मिलना चाहिए वो हम लोग नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कॉमन्स ग्राउंड लेवल पर जो डायलॉग्स हैं वो, और उसके साथ में हम जो अगर फार्मिंग सिस्टम अप्रोचेस को अगर ग्राउंड लेवल पर उनको ज़्यादा अच्छे से उसकी डिमांड क्रिएट करनी है तो एक लाइवलीहुड हेल्थ फ्रेमवर्क जो आपकी इंस्टीट्यूशंस ने एक इनोवेटिव एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है इज़ इम्पॉर्टेंट। मैनी थिंग्स व्हाट वी कैन टेक अप फ्रॉम हर इनपुट्स। सो अभी हम एक अर्चना जी की तरफ से दूसरी अर्चना जी की तरफ चलते हैं। और अर्चना जी काफ़ी वर्षों से प्रदान में, शुरुआत के अपने कैरियर से प्रदान में काम कर रही हैं और एक पीएचडी की स्कॉलर होने के साथ आप काफ़ी फील्ड लेवल पर आपने आदिवासी बहनों के साथ में काफ़ी काम किया है और काफ़ी सारा जो आपका जो काम है अभी भी जो युवा लोग हैं और अदर जो सामुदायिक प्रबंधन करता हैं वो वहाँ पर जाकर सीखते हैं, समझते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू पुश फॉर फार्मिंग सिस्टम अप्रोच एट कम्युनिटी लेवल। तो जो समुदाय स्तर पर किस तरह के संस्थागत अरेंजमेंट हमको करने चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो अर्चना जी ने ही बताया कि हमको एक इकोसिस्टम डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल पर बिल्डअप करना। तो उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, स्पेशली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एसएचजीज़ हैं या एसएचजीज़ की विलेज लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब में आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। तो इसको कैसे आप देखती हैं? Thanks, Pramil, and thanks for inviting me for this panel discussion. I think मैं start करूँगी from अनिरुद्ध के point से that we need not to define farming by the जो उनके land size से define करना. I think this is not justice with the farmers. So definitely, and also I will add and also he mentioned about the layers. I think so while we are talking about the community level institutional architecture at the grassroots level, I think we need to think about, we need to unpack the different layers which are there in the, so I think it is very important to understand the foundation of the existing institution which are we are working there in the grassroots. So whether it is Gram Sabha या हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं या हम अगर हम वाटरशेड कमिटीज़ या इसके अलावा भी हम लोग FRA कमिटीज़ हैं, तो इन सारी ही इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखें कि बहुत बार इनको जब फॉर्मेशन की जाती है, इनको जो बनाया जाता है, समवेयर फॉर्मेशन कर देना या उनको बना देना वो तो एक बात है, लेकिन उसके लिए जहाँ पे वो उन अभी खड़े हैं उस पे जितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है उस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते हैं. सो जस्ट एक इंस्टीट्यूशन को बना देना इज़ वन थिंग, बट supporting that institution to function, to deliver their role and what commitment they have taken, it's very important. So somehow we and also to understand that our community, I think Anirudh already covered, it's not homogeneous. There is a caste system, there is a class system, and also ethnicity, different tribes are there. And also because we are talking about the farming, so first I think I'll also, just for our common understanding, I'm referring the the definition of the farmer from the National Policy of Farmer 2007. It was defined that farmer is not only the person who is cultivating the land, it's also the person who is collecting NTFP, that is also farmer. The person who is livestock rearers, and they are also farmer. Fisher persons are also farmers, and also salt, so on and so on. So I think in that comprehensive definition of farming, if we are talking about farming, so there also even the challenges of livestock rearers are quite different than the challenges of a vegetable cultivator. And also we understand there, because of the caste system, there is a particular caste
they grow vegetables, and there is particular caste, they grow the food grains. So in case of agriculture also, so commodity wise also there is a diverse sections are there. So I think understanding this diversity is very crucial, very important. And before I think talking about, or before framing any framework for the institutional architecture for the community action. So, and if we are talking about I think we are talking about landscape, that means that it will cover cluster of gram panchayat, not just one gram panchayat. So that means we are adding more complexity, and that means it requires a stronger institution, and then only this kind of problem, what we are talking about, or what we are together visualizing, that Gram Panchayat should be the custodian of the commons. So I think that means if the problem is so big, the investment has to be in that proportion. Otherwise, it is not going to survive. Because we all know that in case of inequality, in case of injustice, in case of any, whether it is ecological injustice, whether it is social injustice or economic injustice, it is the institution architecture which strengthens it. In case of patriarchy, it is the system which it is the social system, it is the religious system, it is the economic system which has sustained that. So in case of, if we want to unconstruct this, if we want to unlearn this, if we want to develop a new paradigm of development, transforming our commons, we need to, I think, somewhere unconstruct the existing institutional architecture and reimagining the new paradigm of institutional arrangement, which is based on the, I would say that somewhere we need to understand the current values. For example, in case of agriculture, मैं थोड़ा सा एग्जांपल अगर फील्ड से दूं, तो हम लोग ने कुछ नई जनरेशन के यूथ के साथ में एग्रीकल्चर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, एंड वी रियलाइज दैट देयर इज उनका चैलेंज to adopt the agriculture was manifold. They were individually, they were ready. They, in their reimagining session, they identify that they want to pursue this farming as a profession. But the kind of pressure, the peer pressure, and also the pressure from outside was so huge. So somewhere we learned, and also for it was very different. Like when a group of girls, they started working on their farm, they just share with their family members, they want to do a group farming. In case of it was a group of 5 girls, 3 family members of the 3 girls, they denied that we can't give you a piece of land for their group farming. Although they were working along with their family members, they were doing the farm labor work, but still their family, they did not allow them to do a group farming. So I'm just mentioning that how this interculture inequality in case of agriculture profession has to be taken in account. Because there is it's like कि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उनको, तो एक ऐसा एहसास था उनके अंदर कि बस एक जैसे वेटिंग रूम में होते हैं, वो वेट कर रहे हैं, बाकी सब शहर चले गए हैं, अब उनको भी जाना है. So our villages are becoming such kind of places. So agriculture, choosing agriculture is not something which is a profession of pride. It is something which is because by default because they are not able to get a good opportunity, that's why they are choosing this profession. If that kind of narrative is there, if that kind of conception is there, how the new generation is going to adopt this profession? So I think if we need to unlearn that also, we need to unconstruct that notion of profession also, that doing a job in an urban city is considered as a high thing. There is a hierarchy in the selection of the profession also. So I think this hierarchy we need to also factor in our when we are designing our architecture of institutional arrangement, that unless we are able to, I think Archana was talking about that dialogue, the biodiversity dialogue. I think that kind of investment is required so that they are, because I think we all have learned
all these things from the socialization. And the role model we choose, it is because of the socialization they have gone through. So if we have to unlearn that, I think somewhere we need to engage with them, and we have to design such kind of capacity building program and consciousness building program and having such kind of discussion so that they are able to understand the problem the way we are able to. I think somewhere, to some extent, we are trying to understand this problem and how it is going to impact all of us. So that is also very important. And in case of when we are talking about farming, it is very important that the market institution architecture are again, I shared about the intergenerational agriculture inequality, like how the agriculture profession is not their choice for the next generation. I would like to share about that, how the women farmer who are contributing so much in the farming, but still in return they are not getting their dues. And because all our farm schemes are related with the land titles. And because women, they do not have land titles, they don't own the land, they are unable to, after doing all the labor work, more than 70% labor work, they are not able to access the schemes because they don't have the title of the land. And it is not factored in our any schemes, and there is nothing have been done so far so that women farmers are able to access the schemes. If the situation is like that, that means we need to build an institution which is able to is able to build a mechanism so that they are able to bridge this gap, which they are not able to access this. So I think this is one more important thing, is organizing women is very important. So alone Gram Panchayat cannot, I think, will not be able to do justice with all the challenges what the commons are facing right now. From the climate challenges are there, but still, and the social challenges are there, and the social the dynamics and the power hierarchy which are keeping the people who are behind, forcing them, marginalizing them. So such kind of forces are there. So that means that I think alternate collectives are also required, which are supporting the Gram Panchayat. And in such case, I think women collectives are very much required, and not only women collectives of the, I think, elderly people or the marginalized people or even the youth also. So having just one Gram Panchayat is not sufficient, and because we all know that there is so many agendas are there with the Gram Panchayat. So that means we need to create alternate spaces where we are able to discuss such kind of issues, and to enhance the institutional spaces also, that is required. And in case of marketing, I was talking about the agriculture commodity. I think mandis are already we all know that it is a male-dominated spaces, and accessing marketing services is, I think, it's very difficult, very challenging for the women. So, and specifically in natural farming, we know that we need to somewhere, I would say that, create alternate market spaces, and it is not required that product has to be certified. There can be a trust-based market spaces, and we know that now people are aware that this is the place where the people bring their commodities, agriculture produce from the villages. So consumers are becoming aware, and they have started such kind of produce. So I think creating systematically such kind of institutional spaces where, and I think Anirudh was sharing about the one market space they have, I think, started in the collectorate building. So having in each district, having such spaces where the women are able to sell their produce, and specifically synthetic chemical-free agriculture produce. I think that is one thing that is also required. In last, I would like to say that leadership is institution without a leadership, without a transformative leadership is, I would say that it's not, would not deliver what it is supposed to deliver. So cultivating and building such kind of transformative leadership in a systematic way, at a scale,
is, I think, something, and an institution for building such kind of transformative leadership, which are, I think we all understand that this idea of leaders is also has to be changed. So currently the way women see like ward member या सरपंच अपने पिछले सरपंच को देखते हैं, वो जो role model है, somewhere वो that is creating a gravitational force for the next layers of the leaders. So I think somewhere उस definition को change करना, so their alternate leadership का imagination को उनके मन में लाना, so that वो उनके लिए एक कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करे, and that cannot be happen without the mindset change. So mindset change regarding the way we relate with our nature, the way we relate with each other, the way we are I would say that हम puppet होते हैं अपने social system के, so having that agency, because transforming our agency so that we are not just conforming to the old hierarchical structures. So that mindset change is required, and that can be cultivated through a systematic capacity building program. So that's my basis. Yeah. सुपर अर्चना जी, मैं आपको जानता हूँ, आपका कमिटमेंट जो स्पेशली विमेन लीडरशिप को है, और जो आपने जो जितनी भी बातें कही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत शुड बी द कस्टोडियन ऑफ कॉमन्स, और उसमें जो समाज, रिलीजन या इकोनॉमिक जो सिस्टम की बात है या जो मार्केट की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. अब हम चलते हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर सब्यसाची, और डॉक्टर सब्यसाची आरआरए नेटवर्क को आप सब लोग जानते हैं, उसके नेशनल एंकर हैं, साथ में वासन ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर भी हैं, और आपका वर्षों से रेनफेड फार्मिंग सिस्टम में काम करने का अनुभव है. तो डॉक्टर सब्यसाची से, क्योंकि जो अभी जो अर्चना जी ने जो बात की है उसमें मार्केट और समाज की बात और सरकारी प्रोग्राम्स की भी बात की है, तो मैं यही आपसे मेरा सवाल है कि हाउ एंड इन व्हाट एरियाज देयर शुड बी द कोलैबोरेशंस बिटवीन द समाज, सरकार एंड बाजार टू स्ट्रेंथन द लैंडस्केप फार्मिंग सिस्टम इंटरैक्शन. थैंक यू प्रमिल जी. ओके, मैं इस बात को रखने के लिए 2 कहानी बताऊंगा, कोशिश करूंगा 4-4 मिनट में वो कहानी बन जाए. ठीक है, एक कहानी है वो कहानी बनने का और बिगाड़ने का, और रंजीत और ईशान सोचा था जो मेरे को लाइफ स्टॉक सेक्टर में नहीं रखते हुए इधर डाल देंगे, बट वो गरु का काऊ का रचना का बात किए थे ना ऐसे का सुदर्शन जी. ठीक है, तो वो फाइनली एक भैंस में आएगा. ठीक है, तो एक जो पहला वाला कहानी है वो भैंस और आपका जो कॉमन्स है, एक इम्पॉर्टेंट कॉमन्स है देश का, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमन्स इन द कंट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एज ए कॉमन्स, वो बन्नी का कहानी है. ठीक है, तो 4 मिनट में इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे समाज, सरकार और बाज़ार का क्या रोल रहा है, क्या इंटरेक्शन रहा है. तो बन्नी ग्रासलैंड है, और उसमें जो समाज है वो हिंदू और मुस्लिमों का समाज है. 90% मुस्लिम है, 10% हिंदू है. दोनों का बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ता है, और वो रिश्ता भी कैटल एंड बफेलो के साथ रहा. फिर उसमें वो जंगल आया, ग्रासलैंड से जंगल बना. जंगल बनने के लिए कुछ प्रोसेस हुई, जो फिर आपका एलाइन स्पीसीज़ बने, गांडा बावल बना. फिर ग्रासलैंड कम हुआ, फिर इस ग्रासलैंड का सवालें खड़ी हुई, और उसके बाद समाज कैसे खड़े होते हैं. तो समाज खड़ा हुआ, उनको लगा जी ये जो ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड हमारा जानवर के लिए है. और कौन सा जानवर के लिए है? उसका नाम है बन्नी बफेलो. तो उसका नामकरण भी हुआ. उसका नामकरण नहीं था तो समाज का वो लग रहा था कि हमारा भी नामकरण नहीं हो रहा है, तो अगर बफेलो का नामकरण होगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा. तो उसी हिसाब से काम शुरू हुआ. तो बन्नी 2010 में देश का इंडिपेंडेंस के बाद पहला रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड बना, जिसमें कम्युनिटी अपना स्टेक रखा, कम्युनिटी समाज इस रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया. तो ब्रीड बनी, ब्रीड का नाम हुआ
फिर देखा गया जो वहाँ पे दूध उस टाइम पे 2010 का कहानी है, तो दूध 10 रुपये में बिक रहा था, और हम लोग जब फील्ड वर्क के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे 12 रुपये का बिस्लरी का बॉटल लेके जाते थे। तो लोगों ने सवाल किया, जैसा आपका 12 लीटर का पानी पीते हो, हमारा 10 लीटर का दूध है। तो फिर लगा जे इसमें दूध का काफ़ी पोटेंशियलिटी है, और फिर मार्केट को भी लगा जे नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है। बट फिर ड्राउट का सवाल आया, जो ये ड्राउट एरिया है, कभी दूध मिलेगा कभी दूध नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से बाज़ार थोड़ा सा नेगोशिएट कर रहा था, जो कैसे होगा नहीं होगा। समाज उनके साथ बात कर रहे थे, जो ये हमारा बफेलो है और बफेलो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा दूध देती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 3 साल में उस जगह में जहाँ पे लगभग 5-7 हज़ार लीटर दूध इकट्ठा हो रहा था दिन में, वहाँ पे 1 लाख लीटर का दूध का कलेक्शन शुरू हुआ, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हुआ थ्रू द मार्केट विथ ए लॉट ऑफ मार्केट नेगोशिएशन विथ ए गवर्नमेंट सिस्टम। दूध हुआ, इसका मान्यता हुआ, इसका दूध का बिजनेस हुआ, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कहानी बदली, कहानी में ट्विस्ट आई। ट्विस्ट ये आया, ये जो विस्तार है ये एक्चुअली नॉन क्लेम्ड विस्तार है, ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 1955 का, और इसका सेटलमेंट नहीं हुआ है। लोगों ने बताया कि अगर ये भैंस को बचाना है और ये बाज़ार अगर कंटिन्यू हो तो इसके लिए इसका राइट्स के बारे में बातचीत करना पड़ेगा। देश में बहुत सारे जगह में CFR का काफ़ी काम हुआ, कुछ हमारे प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की है, जो इसका CFR का क्लेम कैसे किया जा सकता है। बट ये लोग ट्राइबल नहीं है तो CFR का क्लेम आसान नहीं है, तो पेस्टोरल का CFR क्लेम्स हो सकता है, तो पेस्टोरल होगा है। और ये पूरा जो है 2800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इतना बड़ा ज़मीन, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के बाजू में। आसान काम तो नहीं है, लड़ाई तो चलेगी। जो समाज कभी लड़ाई नहीं किया, पेस्ट्रोलिस्ट कभी लड़ाई नहीं किया है सच, वो धरना दिए, भुज तक आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आए, और फिर बोला जे हमने वर्किंग प्लान नहीं चाहिए, हमें बन्नी को बन्नी रहने देने का है। बन्नी को बन्नी रहने देने का है मतलब है जे इसका जो राइट्स है वो हमारे पास होना चाहिए। तो उसके ऊपर काफ़ी लंबा टाइम से काम चला, बहुत सारे लोग जुड़े, और उसके बाद एक लेवल तक इसको सैंक्शन हुआ, बट टाइटल कभी नहीं मिले। समाज ने तय किया जब टाइटल मिले या कागज़ मिले या ना मिले, हम काम तो करेंगे। तो फिर उन्होंने कंजर्वेशन का काम भी शुरू किया, बट ये सब बहुत अच्छा चीज़ आगे बढ़ा। फिर चीता आई, चीता आने का बात हुआ, ठीक है। तो फिर अभी फिर से ये कहानी किस जगह में ट्विस्ट करेंगे और किस दिशा में जाएंगे वो मुझे पता नहीं है, शायद आगे 10 साल में पता चलेगा जो इस कहानी का किस स्वरूप मिलेगा। तो मैं कोशिश किया आपको ये बताने के लिए जो एक समाज, एक जगह का जो एक मिक्स समाज है, जिन्होंने अपना लड़ाई को सामने किया, एक भैंस का ब्रीड को समझते हुए, उसके साथ मार्केट आया, क्योंकि दूध था। सिर्फ दूध का मार्केट नहीं है, वहाँ पे एनिमल मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक एक बन्नी का जो बफेलो है वो उस टाइम पे 2 लाख में बिक रहा था, जो उस टाइम पे 2010 का। और एक कहानी चला बन्नी वर्सेस नैनो, ठीक है, गुजरात में, हाँ, क्योंकि नैनो का 1 लाख का था। ओके, लोगों ने बताया, समाज ने बताया जी ये 5 साल के बाद भंगार में जाएगा। भंगार मतलब आप समझते हैं, वो इसमें जाएगा, तो फिर वेस्ट में जाएगा, और 5 साल के बाद ये जो बन्नी बफेलो है जिसका दाम 1 लाख के ऊपर है, वो और 3 बफेलो पैदा करेगी, तो ये वेल्थ क्रिएट करता है। तो बन्नी बफेलो वर्सेस नैनो कार का भी कहानी चली। तो इसमें समाज है, इसमें सरकार है, बट सरकार का जो रोल रहा उसमें तब तक इंटरेस्ट दिखाएं जब ये बातचीत चल रहा था बफेलो के ऊपर। टेक्नोक्रेट्स बहुत प्राउड लिए, क्योंकि ये सरनीम गुजरात का भी ईयर था, तो टेक्नोक्रेसी वॉज वेरी हैप्पी टिल इट वॉज buffalo. Bureaucracy was also happy till it was the milk business market etc etc. But जब राइट्स का मुद्दा आया तो कहानी बदल गई, ठीक है। तो सरकार
में मतलब बहुत रिप्रेजेंटेशन हुआ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे बातें हुई, बट कहानी में ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े, बट फिर चीता आके कहानी का दूसरा स्वरूप मिलने वाला है। ठीक है, ये पहली कहानी था। आपको अगर अच्छा लगे मैं और 4-5 मिनट में एक दूसरा कहानी बता देता हूँ। दूसरा कहानी जो है वो भी मेरा बहुत क्लोज़ है, और उसमें वो भी एक ऐसा जगह से है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जगह है, जहाँ पे ऐसा भी है जो लोग कलेक्टर को उठा के चले जाते हैं, कुछ दिन रख लेते हैं, फिर वापस दे देते हैं। हमारे भी कुछ कार्यकर्ता को उठा के लेके जाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद वापस दे के जाते हैं। तो मैं मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, उड़ीसा का। जो गीतंजय साहब जानते हैं उस विस्तार के बारे में, हमारे उड़ीसा के दोस्त हैं वो भी जानते हैं। तो वहाँ पे बात ये चला जो कैसे हम साथ में मिल के काम करेंगे, और एक जगह में जो वर्षा आधारित खेती है, उस वर्षा आधारित खेती में फार्मिंग सिस्टम को हम कैसे देखेंगे, और उसमें साथ में मिल के अभी जो बातचीत चला, सुबह ब्लेक साहब ने बात कर रहे थे जो मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वहाँ पे एक छोटा सा मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बना, जिसमें काफ़ी सारे संस्थाओं जुड़े और कम्युनिटी मेंबर्स भी साथ में रहें, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट में कैसे फार्मिंग सिस्टम को खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम्स खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए सॉइल के ऊपर काम क्या करना है, उसके ऊपर क्रॉप सिस्टम के ऊपर काम क्या करना है, मिलेट्स के ऊपर कैसे काम करना है, मिलेट्स का सीड सिस्टम से लेके कंजम्पशन के तक कैसे काम करना है, उसमें लाइफ स्टॉक क्या रोल प्ले करता है, उसमें कॉमन्स क्या रोल प्ले करते हैं, उसमें पोल्ट्री का रोल क्या है। पोल्ट्री का रोल बहुत अच्छा है। वहाँ पे मैं मलकानगिरी में ही ऐसे देखा जहाँ पे उसने मेरे को पूछा जो आपको चिकन लेना है या आपको ब्रॉयलर लेना है। मैं बोला जी उसमें डिफरेंस क्या है। बोला चिकन मतलब हमारा देसी चिकन है, ब्रॉयलर मतलब ब्रॉयलर है, दोनों का दाम में फ़र्क है, एक का 60 रुपया प्लेट है, दूसरे का 90 रुपया प्लेट है। तो मुझे समझ में आ गया जो देसी मुर्गी का वैल्यू कम्युनिटी के पास और उस जे विस्तार में कैसा है। तो वो भी समझ में आया जो पोल्ट्री कैसे इम्पॉर्टेंट है लोगों के नॉट ओनली इकोनॉमी में बट न्यूट्रिशन में। तो इस जगह में हम लोगों ने जो काम किए सभी संस्थाओं के साथ मिलते हुए, तो वो गवर्नमेंट के अंदर सपोर्ट सिस्टम कैसे खड़ा करना है एंड उस एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम कैसे वो स्केल अप हो सकता है, ये समझ में आया। जब भी आपने कुछ स्केल अप का काम करना चाहते हैं सरकार के साथ, तो उस टाइम पे उसका जो एक्सपीरियंसेस है वो गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर होना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर होता है तो वो स्केल अप होता है। तो वो प्रोग्राम अभी एक सेपरेट गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम करके है, उसका नाम है स्पेशल प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो उसमें मोर देन 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट का है। बट इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जब मैं इसको देखता हूँ समाज, सरकार और बाज़ार के हिसाब से, जिसमें सरकार का काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले किए उस जगह में विथ ए काइंड ऑफ ए मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। बट उसमें मैं जब फिर बाज़ार को देखता हूँ तो बाज़ार में देखने के संदर्भ में मेरा दो नज़रिया धीरे धीरे बना। एक नज़रिया है वो वैल्यू चेन वाले, ठीक है, और दूसरा नज़रिया है जो गो डीपली इनटू द सैंडीज नॉट मंडीज। एज यू सेड अर्चना जी, जो मंडी में आपको फीमेल नहीं दिखता है, ठीक है, बट सैंडीज में मिलता है। वहाँ पे एक दीदी जाते हैं मुर्गी लेके, 5 मुर्गी लेके जाते हैं तो आधा घंटा में बिक जाता है, राइट। तो वहाँ पे दीदियों का रोल है, बहुत आसानी से उन्होंने उस स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। बट वी डू नॉट लुक इनटू द, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट वी ऑलवेज थिंक ऑफ ए लार्ज कॉर्पोरेट्स, but it is a very interesting space, the Sandys. You go find out lot of diversity there, lot of interaction there, and I see that if any market, दीदी लोगों का एम्पावरमेंट अगर देखना है तो आपको सैंडी में जाके देखिए,
उन्होंने बताएंगे कि कैसे करके उनको मार्केट करना है। हम अगर बोलते हैं कि मार्केट उन्होंने नहीं कर सकते हैं तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए। तो मेरा नज़रिया जो बन रहा है और समझ रहा हूँ जो मार्केट को हमने कैसे लोकलाइज्ड कर सकते हैं, और लोकलाइज्ड करने के टाइम पे हम अगर कौन सा ऐसा काम करना चाहिए इन द वैल्यू चेन जिसमें से लोकल लेवल में 2 काम होगा, वैल्यू रिटेन होगा और दीदियों का वर्चस्व और बढ़ेगी, जो बढ़ना ज़रूरी है। तो मार्केट को मैं ऐसे जब भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में देखता हूँ तब मैं इस नज़रिए से देखने का कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें और अभी काफ़ी सीख लेना है और काफ़ी काम करना है। तो बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इन market as a localized market, more looking into the circularity of the market at the local level, जिसमें हमने रेन फॉरेस्ट अलायंस के साथ भी कुछ ऐसा काम करने का कोशिश कर रहे हैं जो वैल्यू रिटेन करे एट लोकल लेवल। इसमें समाज का बहुत रोल है, जो इसमें से मैं बोलता हूँ जो उसी बाज़ार का अगर है या इनोवेशंस का है, तो काफ़ी इनोवेशन में हम लोग देख रहे हैं जो उस इनोवेशन अभी तक का इनोवेशन महिलाओं को फार्मर करते हुए इनोवेशन किया ही नहीं है। तो उसमें समझ ये बन रहा है जो हमारा इम्प्लीमेंट्स जो है, हमारा जो मशीन्स है, क्या वो जेंडर को देखते हुए बनता है? दीदियों के लिए मशीन्स बने हैं क्या, टेक्नोलॉजी बने हैं क्या? आई थिंक नो इन मोस्ट केसेस। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ ए वर्क ऑन दैट एंगल एज वेल. Some of the work that we have initiated in Vasan or with many of the organization and with the government. So my final point is that if we look at the farming and systems in this thing, it is important to create the overall ecosystem services, looking at market as a localized market and then see the value in it, keep the value at the local level and move on. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सब्यसाची। और जो इन्होंने दोनों एग्जाम्पल बताए हैं, मेरे ख्याल में हम सभी के लिए काफ़ी कुछ एक संदेश दे के जाते हैं कि हम कैसे समाज, सरकार और बाज़ार को एक संतुलित तरीके से हम अपने स्थानीय स्तर में उसको सुगम करें, थ्रू कोलैबोरेटिव्स हम कैसे फैसिलिटेट करें फार्मिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। धन्यवाद। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रशांत मेहरा जी को। ये प्लेटफॉर्म कॉमन से हैं और ये उसके फाउंडर और सीईओ हैं, और आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं 94 में। उसके बाद काफ़ी इन्होंने इंटरनेशनल जॉब करने के बाद में सोशल कमिटमेंट शो किया है कि कैसे हिंदुस्तान में जो ये जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में या सोशल सेक्टर में कैसे तकनीकी इंक्लूज़न करें। तो इनके साथ मेरा सवाल है कि प्रशांत जी, जो जितना भी आपने पूर्व के 4 साथियों को हमारे सुना है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर कैसे काम कर सकती है इसको स्केल करने में या इसको स्ट्रेंथन करने में, वाइब्रेंट करने में? जो भी जिस तरह से भी टेक्नोलॉजी का रोल देख रहे हैं आप वो बताएं। थैंक यू प्रमिल जी। तो वन लाइन आंसर टू ऑल ऑफ दैट इज़ कि जो बोला गया उसमें टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती है। द रीज़न बीइंग दैट आई एम सीरियस अबाउट इट, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद से कुछ नहीं कर सकती है। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम पीपल से कि टेक्नोलॉजी विल चेंज दिस, टेक्नोलॉजी विल चेंज दैट। टेक्नोलॉजी कांट डू एनीथिंग। जो करना है ना, कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो सर्कुलर इकोनॉमी बनानी है, जो एम्पावरमेंट करना है, वो तो इन्होंने बोल ही दिया। हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी भी बन सकती है। हैविंग सेड दैट, आई विल गिव सम एग्जांपल्स, और उसके बाद एक थोड़ा सा बात करेंगे ऑल्सो कि टेक्नोलॉजी एज अ कॉमन्स एसेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ऐसी चीज़ है जो एक टूल है, एक स्ट्रॉन्ग टूल है, तो जिसके हाथ में होगा वो एडवांटेज लेगा, राइट? सो हिस्टोरिकली whoever has owned technology has benefited economically. So we'll talk a little bit about technology as a commons asset. आप किस तरीके से कम्युनिटी ओनरशिप में टेक्नोलॉजी बनाए। अगर प्राइवेट ओनरशिप में होगी तो उसका बेनिफिट प्राइवेट ओनर लेगा, कम्युनिटी ओनरशिप में होगी तभी तो कम्युनिटी उसका, जिसका ओनर होगा, जिसकी भैंस उसका दूध। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, जिसका प्लेटफॉर्म होगा वही उसमें से बेनिफिट लेगा। सो 3-4 तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं। एक साइंस
one flow, one scale or structure, and one value capture. तो साइंस से शुरू करते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन करना है. तो लैंडस्केप डिज़ाइन में बहुत सारे इनपुट्स चाहिए. तो यू नीड इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्रो इकोलॉजिक, ऑल द डायमेंशन, पानी है, कैसे है, कितना पड़ता है, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है. वन टेंडेंसी यू सी टुडे इन द कंट्री, जिसका जो मन है जहाँ पे उगाता है. जब हम छोटे थे तो भैया जो घर के आसपास, हम आगरा में रहते थे, के आसपास जो उगता है वो खाने को मिलता था. वंस इन अ ब्लू मून यू विल रे, अरे अभी कश्मीर से शहतूत आएगा, 3-4 दिन आते थे, सूखे साखे से ठेल पे खा लेते थे, खुश होते थे. सो इट्स नॉट दैट यू आर, टुडे एवरी टाइम ऑफ द ईयर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सीजनैलिटी एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफी, एवरीथिंग इज अवेलेबल. मेक्स नो सेंस. सो यू आर पुलिंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन द सिस्टम. तो अब हम बोलते हैं पहला काम तो ये है कि हमें एक मैपिंग करनी है कि किस ज्योग्राफी में, किस सीज़न में कौन सा क्रॉप का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है. एंड देन वील टॉक अबाउट हाउ डू यू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन दैट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग फॉर दैट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन दैट कमोडिटी. दैट ऑल्सो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प डू. अभी फिर आप करेंगे, ठीक है मैंने इकोलॉजिकल मैपिंग करी, लेकिन फिर मैं ऑन द लैंडस्केप मुझे कुछ इंटरक्रॉपिंग करनी है क्योंकि मुझे सिम्बायोसिस चाहिए. मुझे क्रॉप रोटेशन करना है क्योंकि मुझे लैंड को रिकवरी देनी है कि कौन से मिनरल्स और एलिमेंट्स इस मेरे पहले क्रॉप ने लिए. आई डू नॉट वांट द नेक्स्ट क्रॉप टू बी एक्सट्रैक्टिव ऑफ द सेम मिनरल्स एंड एलिमेंट्स फॉर लैंड रिकवरी टू हैपन. इफ़ आई एम नाउ डूइंग दिस, मुझे क्या करना है, मुझे एक बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचना है. पॉलिनेशन हुआ या नेचुरल प्रेडेटर्स हुए, हाउ डू आई इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ. अब ऐसे तो नहीं करना है कि घर में मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं और पता चला जब फ्लावर्स नहीं है तो ट्रक में भर के वो पंजाब जा रहे हैं सीजन में, राइट. सो मेनी एग्जांपल्स आई विजिटेड कि वो गांव के गांव से लोग ट्रक में लाद के मधुमक्खी लेके जा रहे हैं क्योंकि मर जाएंगी. आई मीन इट मेक्स नो सेंस. तो अगर मधुमक्खी रहनी है तो उनको भी तो साल भर खाना चाहिए, विच मीन्स यू नीड टू हैव सम फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर, है ना. सो योर पोर्टफोलियो ऑफ योर प्लांटेशन नीड्स टू डू दैट. नाउ दैट्स अ वेरी टेक्निकली, अ लॉट ऑफ दैट हिस्टोरिकली दैट नॉलेज एग्जिस्टेड. उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन आज अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्लानिंग करनी है, मोनोक्रॉपिंग इतनी ज़्यादा है, हैविंग अ सिंपल एक्सपर्ट प्लानिंग टूल, एक्सपर्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, कि आप अपना लैंडस्केप डिज़ाइन करेंगे, आपको फ्लैग्स देगा कि भैया ये क्रॉप रोटेशन सही नहीं है, या वो इंटरक्रॉपिंग करें, या ये कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में डालें जिससे आपके साल भर मधुमक्खी के लिए फूल रहे हैं. एंड बाय द वे, दिस इज द काइंड ऑफ वाटर अवेलेबल टू यू, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, तो दिस इज योर कॉम्बिनेशन. So a very, very direct use case for how can you use technology and knowledge, technology can present as a planning tool for landscape design. तो अभी प्लान हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं आप. लेट्स फर्स्ट सी कि कलेक्टिव फार्मिंग तो हम करते नहीं हैं. एवरी पर्सन इज इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी इन डूइंग फार्मिंग. सब इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं. तो कलेक्टिव लैंडस्केप कैसे बनेगा, और उसके अराउंड जो भी मेरे द अपॉर्चुनिटीज़ टू मोबिलाइज गवर्नमेंटल रिसोर्सेज थ्रू नरेगा और समथिंग, जो भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं. तो लेट्स टेक द केस ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर व्हाट्सएप एकेडमी के बेसिस पे इलेक्शन जीते और हारे जा सकते हैं, तो व्हाट्सएप एकेडमी से आप you can go ahead and also influence people's design, intentions to follow that landscape approach. I love the idea of जो आप मार्केट लिंकेज के एग्जाम्पल आपने दिए सब्यसाची जी, कि हम हमेशा यही सोचते हैं बायर मतलब एक कोई शहरी बायर, बड़ा बायर. द फैक्ट देयर इज़ अ लोकल मार्केट. एंड आई वाज थिंकिंग कि ही इज़ रीडिंग माई माइंड, ही इज़ स्पीकिंग ऑल माई पॉइंट्स. तो when he says local markets are also circular, जो बड़ा बायर है, that's a very linear market. Value is leaving your village. And what is that value? That value is, मैंने अगर गांव की सारी दाल बेच दी तो मैं कैसे दाल खाऊंगा, क्योंकि वो घूम फिर के जब वापस आएगी ब्लॉक के बाज़ार में तो वो ख़रीदने लायक उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी. अगर मेरे लोकल मिल से मैं उसको लोकल कोऑपरेटिव स्टोर पे या लोकल स्टोर में बेचूंगा, only then I actually can do competitive pricing.
क्योंकि मेरी सप्लाई चेन कॉस्ट कम है ना. तो एंड आई कैन लुक एट इवन डूइंग अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एज अपोज टू अ मार्केट प्राइसिंग ऑन दैट. तो सर्कुलरिटी के बारे में तो हम भूल ही गए हैं. एंड सर्कुलरिटी इज ऑल्सो लिंक टू कैपेसिटी. तो आई टेक अ कैपेसिटी प्लानिंग एग्जाम्पल कि जैसे मुर्गी पालन की बात हुई, 60 रुपये 90 रुपये. अभी मैं मुर्गी पालन कर रहा हूँ. अभी इफ़ आई एम डूइंग मुर्गी पालन तो मुझे वैक्सीनेशन सर्विसेज चाहिए. तो एक चीज़ हर कॉन्फ्रेंस में सुनने में आती है कहीं ना कहीं कि देर आर मोर सोइंग मशीन्स इन द कंट्री देन देर आर विमेन. क्योंकि वो NSDC के जितने प्रोग्राम हुए होंगे सबने कहा कि वो भाई सिलाई करानी सिखानी है महिला को, तो सिलाई मशीन है. सो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कि आपने डिमांड सप्लाई की कोई मैचिंग नहीं करी है. लोग कितने कपड़े पहनेंगे, है ना, 2 जोड़ी बहुत है, तो कितनी मशीन का मार्केट है. नाउ द सेम वे अगर आपको वैक्सीनेटर्स चाहिए, पैरामेडिक्स चाहिए, तो एक फॉर्मूला होगा ना कि भाई हर 10,000 मुर्गी के लिए 2 आदमी चाहिए और 2 साइकिल चाहिए और 2 कूल पैक्स चाहिए. You cannot make an army of that, then you are unnecessarily wasting money, you are not creating employment, you are unnecessarily creating a very cutthroat environment उसके लिए. सेम वे आप बोलेंगे कि हाँ 10,000 हैं या अगर 20,000 25,000 मुर्गी हैं तो एक माइक्रो एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी है एक चिकन फीड यूनिट डालने के लिए, एक डालने के लिए, 100 डालने के लिए नहीं. तो सबको मुद्रा लोन नहीं लेना है जाके कि हम चिकन फीड मशीन डालेंगे. So when you are thinking about circularity in your geography, so it's not just about integrated farming, it's integrated economy. तो आप बोलते हैं कि मैं एक ब्लॉक लेवल पे अगर ये ऐसे इंटीग्रेशन करता हूँ, नाउ इमेजिन इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑन कौन क्या उगा रहा है ऑन दैट लैंडस्केप, किस पे कितनी मुर्गी हैं, कितनी बकरी हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, देन यू कैन डू अ ग्रेट प्लानिंग एंड प्रिडिक्शन कि मेरे को किस महीने किस हफ्ते कितने इनपुट्स चाहिए और उनको इनपुट्स को डिलीवर करने के लिए मुझे कितने फील्ड पीपल विल गेट अ जॉब एंड कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस कैन रन. सो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू विद द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ मनी. नाउ एक एग्जांपल दिया अबाउट कि वो यूरोप में कुछ वो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन प्राइसिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें एक्चुअली फार्मर तो अभी भी कुछ, फार्मर तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्टर कर रहा है. दे विल एजुकेट देमसेल्व्स, देयर मार्जिन्स विल इंक्रीज हैप्पीली. फार्मर वही जो मिल रहा है वो है. सो द क्वेश्चन इज if tomorrow I'm saying okay I want the farmer to export, I want a cooperative, a collective to export, so what can you do about it? The biggest issue with anywhere, अभी मंडी में क्यों फार्मर बेचता है? मंडी में इसलिए बेचता है क्योंकि उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए. अगर उसने सोचा कि मैं ब्लॉक लेवल किराना स्टोर पे बेचूंगा, एक छोटी सी दाल मिल लगा के या राइस मिल लगा के 3 लाख 5 लाख में लग जाती है, तो उसको तो वर्किंग कैपिटल चाहिए इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए. नहीं तो क्योंकि अगर मैं एक बार धान से चावल बना दिया, पूरा बेचने में 6 महीना लगेगा, मंडी में बेचा तो 6 दिन में बिक जाएगा, तो 6 महीने का पैसा कहाँ से आएगा? So when you look at platforms like Rangde, Avanti, that's what they do. One is doing crowdsourcing or crowdfunding, working capital loans to farmers. One is doing institutional funding of working capital loans to farmers. कितना पैसा चाहिए किस geography में? Go back to your capacity plan. Now if you can mobilize that, you can do value capture. क्योंकि value है post मंडी, pre मंडी value नहीं है. Lastly, I'll talk about scale and structure. So, one of my favorite constructs, and nature is full of that, is fractals. तो fractal क्या होते हैं? Patterns होते हैं, repeating patterns. One of the most loved fractals for me is the tree. तो tree का क्या pattern है? एक trunk है, एक branch है. Branch में भी एक main है, एक side है. उस side का भी एक side है, right? So if you look at the fractal, fractals are very interesting because in some sense they represent our value system of what a lot of us trying to do. Each unit of the fractal is itself repeating, and the big structure
looks like the small structure. So the big structure is a collection of small structures, but looks like the small structure. पेड़ की एक टहनी लेंगे, वो भी पेड़ जैसी दिखती है, और पेड़ तो पेड़ जैसा दिखता ही है. So in technology, what is that? Those are networks. So if I have to create federated structures, I build networks. क्योंकि to operate at scale, you need to be big. But to retain the value, you need to have small independence. Somebody earlier had spoken about independence versus codependence, right? So the independent the unit of a farmer of an SHG federated into 1 million women is your big network. And technology will do that. So net technology, it's your imagination that is the limit. The important part is कि आप जब ये बनाएं ये सब solutions तो किसके नज़रिए से बना रहे हैं. आप एग्री स्टार्टअप जिसको VC ने पैसा दिया है उसके नज़रिए से बना रहे हैं, then it will not benefit the community. आप community के नज़रिए से बना रहे हैं, and tomorrow आप who are you creating this on behalf of? इसको आप own करते हैं, इसको ये platform commons own करता है कि इसको community own करती है. That will determine in the long run who will get the benefit. So some thoughts, and happy to talk later. ग्रेट, थैंक यू प्रशांत फॉर टेक्नोलॉजी किसके लिए, कौन बनाए, कौन ओनर हो. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा सा लेट सत्र शुरू हुआ था. तो कौन सा मतलब प्लीज़ raise your hand whoever want to ask question to any panelist. Isan, can so mic can. I just wanted to highlight that recently NRA did, and not recently actually, few years back, right? Sabhyada would know, had done this study on forest fringe villages. Yeah, they have identified some more than 2 lakh villages as forest fringe villages, and have made a case to say that these villages have their own peculiar needs. Yeah. Because these are the villages where you see landscape and farm connections to be very strong, you know, and they, we cannot divide both of them. There is an issue of human-wildlife conflict, invasive species. There is an issue of rich to valley treatment in forest, and then benefits in agricultural land, use of agricultural land and impact on forest because of that. Like suppose you are doing tomato cultivation and you need staking material. You take staking material from the forest, and then that is, there are innumerable linkages between agricultural and forest in that. So in these particular villages, there also a layer of tribal population, yeah, and thereby some specific laws apply to that area. So I would like if anybody from panel can reflect upon the particular peculiar need of these areas, and what kind of institutional innovation we can think about to address these connects, to strengthen these connects. Yeah. Can I respond? Okay, I will do a small response to that, because that's one of the issues that we are facing in हमारे को कर्नाटका में, हमारे दोनों लैंडस्केप में ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है ये इशू. वहाँ हाथी की प्रॉब्लम है, and because the elephants do come in, and they come into the villages, not only destroy the cropland, but they go into the coffee estates, they destroy the coffee estates, and there is a conflict over there between human and wildlife, and it's happening every day. A lot of people are dying also. And who are dying, it is interesting. It is the laborers who come from Assam and all these places to work in the coffee plantations who get trampled upon or are dying. And there's a government compensation scheme wanting to protect it. I completely agree that there is a complete ecosystem over there which is completely different if we not look at those villages in the special lens.
तो हम लोग जब वहाँ प्लानिंग करते हैं और वहाँ जब काम करते हैं, हमको वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और उसको एड्रेस करने के लिए उन लोगों को भी जोड़ना पड़ता है साथ। तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ आ रहे हैं, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ पे कॉन्फ्लिक्ट में जो काम करते हैं एनजीओज, उन्हें भी लाना पड़ रहा है। और हाथी को जो है उनका आवागमन का जो स्पेस है, हम ब्लॉक ना करते हुए भी को एग्जिस्ट कैसे करें, इस बात पे भी ध्यान देना पड़ रहा है। क्योंकि हाथी जो है वो अपने एरिया में है, हम उसके एरिया में हैं, ये समझना पड़ेगा, है ना। हम उनके एरिया में काम कर रहे हैं, वो स्टेट लगा रहे हो कॉफ़ी स्टेट, या हम फार्मिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ अक्रॉस इंडिया एंड अदर प्लेसेस, the number of wildlife as human population has grown and the pressure on the land is there, the wildlife population has grown because of conservation. So वो जो हमारे carrying capacity of the forest for the हाथीज था, वो जो है घट गया है, उन्हें बाहर आना पड़ रहा है कि। और दूसरी बात ये है कि क्रॉप्स अब जो है उनको जो है मिल रही है एकदम फॉरेस्ट के जस्ट बाहर, और अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स मिल रही है, गन्ना मिल रहा है, vegetables मिल रहा है, and all those, which is a good food for them actually. So they are better to come to the villages, wait for the night, eat the food and go back. So there is a whole ecosystem which is happening over there, which does require a very specialized and also very well nuanced approach to address that. And secondly, it's also how the issue of the department's role, the private sector's role, because they also hold a huge amount of land over there, what their role also will be, and the community's role, because the dialogue between the three really do not exist per se. Our challenges has been to create that platform to get this dialogue going. And the company says, I am at a loss, because if the elephants come in, the government says, you know, I am not really responsible, koi death ho gaya to hum compensation de denge. The community is caught on both sides. So there is a whole nuanced approach we have to look at, and there are very few examples which are there to look at, but we are slowly learning as we are doing on this. And there is also an important element that how do we educate the department and the private sector, because they have a responsibility to respond to a situation like this. I'll stop it there, and Sabisha Chief wanted to talk about it. I think I endorse, completely endorse is this. This is very complex. इसका भी एक कहानी है, बाद में सुना दूंगा, ठीक है। वो कहानी जो है, बेसिकली किसी जगह में एलिफेंट है, किसी जगह में नीलगाय है, किसी जगह में जंगली वाइल्ड बोर है, किसी जगह में मंकी है। अब ऊपर जाइए वही है। बट फाइनली आई वुड से दैट फिर सॉल्यूशंस क्या हमारे सामने लेके आया गया है, जो हमने सोलर फेंसिंग कर लेंगे। कौन सोलर फेंसिंग करेंगे? सोलर किसका है, फेंसिंग किसका है, ठीक है। किसके पास पैसा जाता है, ओके। तो ये सब है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी है। बट कहानी ये है, इसमें समाज भी है, समाज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक जो कहानी बता रहा हूँ, वहाँ पे जब ये मुद्दा प्रॉब्लम था, इनको लग रहा था जी ये पैस्ट्रलिस्ट का प्रॉब्लम है, उल्फ वर्सेस पैस्ट्रल कम्युनिटी, राइट, कच्छ में चला। तब फार्मिंग कम्युनिटी को लगा यार उन दोनों का लगा प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लेना देना। फिर अभी 15 साल पहले वही है, उल्फ कम हो गया, नीलगाय बढ़ गया, नीलगाय फार्मर के पास आ रहा है, तब उनको लगा जे अभी मेरा प्रॉब्लम है। जब उनको प्रॉब्लम लग रहा है, तब वो उस समाज को नहीं लग रहा है। तो ये समाज के साथ वार्तालाप, और बाकी तो आपने बता दिए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ जिसमें समाज का रोल, इकोलॉजी का रोल, एंड पुटिंग दैट सिस्टम्स इनटू द फॉरेस्ट सिस्टम, जहाँ पे वो बाहर ना आए। और फिर हमारा फार्मिंग सिस्टम है, जहाँ पे भी मोनोक्रॉप ज़्यादा है। अब पूरा महाराष्ट्र से लेके हर जगह में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दिस प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय कंपेंसेशन, बाय फेंसिंग. It has to be more dialogue and interaction and finding innovative solutions and more ecological solutions than the mechanical solution. And शायद फिर भी आपने बोला कि सीख रहे हैं, शायद फिर भी ना सीखेंगे, क्योंकि अभी तो जैसे आपने वुल्फ की बात करी और नीलगाय की, और इसलिए अभी हमें दर्द हो रहा है. जब दर्द नहीं होगा तो भूल जाएंगे. तो स्विट्ज़रलैंड को देखिए,
पागल हो गए हैं. They are culling their wolves. The massive campaigns going on and bears in Sweden. है ना, तो नहीं सीखेंगे शायद. Can I think from institutional point of view, it's okay. Sorry. Sorry. So I'm just responding to his. I think just to Ishan, to respond, Ishan. जहाँ भी अगर हमें इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन करना है, द कॉमन थिंग जो है वो हमारा एक पर्पस है जो हमें जोड़ता है. आई थिंक हैविंग जो उन्होंने स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ जो फ्रेंच पे रहने वाले विलेजेस है, अनलेस वी ऑर्गेनाइज देम, आई थिंक उनके सॉल्यूशन को दूसरा करना नहीं होगा. एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग देम, इट्स रादर देन ऑर्गेनाइजिंग देम बिकॉज ऑफ द विलेज लेवल और बिकॉज ऑफ अदर क्लस्टर, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट उनका पेन जिनका एक है उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए. एंड इफ दैट इज़ द कोर पर्पस, देन ओनली द इंस्टीट्यूशन कैन सर्वाइव. तो या सॉरी फॉर. Yeah, thank you. Yeah. I'm Usha. Yeah. I'm part of FES. I'm on the board. Yeah, you Actually, I'm so glad I came to this session. Okay. I think it was the best decision I made today. And the reason is that I have been thinking a lot about commons and agriculture. And I know for the last 12 years I've been associated with the FES. Discussion on agriculture is not very well received even at the board level. And I think it's now, of course, the changing attitude towards agriculture and the realization that unless you take care of commons, you cannot take care of agriculture. So the relationship between agriculture and commons, I think, has been beautifully brought out in different aspects by this particular panel. And when you think in terms of, and it can be only done through landscape farming, reason is because it's just like GM or it's just like chemical fertilizers. If you use GM crops in one plot and I refrain from using it, all the pests will come to my plot. So it's just like that, the water. So the whole farming cannot be thought of as an individual, one holding farming. That entire landscape farming decisions affect yours and other farms. Similarly, unless you manage the commons, manage to conserve the water, everybody's farmland is going to get what's happened in Punjab with the Green Revolution. I mean, there are hundreds of examples by now for us to clearly realize the ecological distress. And these words are of M.S. Swaminathan. Saying the Green Revolution, we have created an ecological distress, and how do we transform it into an evergreen revolution? So I think this is a panel which I think has really beautifully brought out. So I have now 4 specific questions. One is, yes, I think if we reinforce this point that the Gram Panchayat is the most useful institution for landscape farming, for managing commons, I think we'll all agree 100%. Now the question is, and that was very beautifully brought out by Archana, how do we bring in the role of marginalized groups and women into this? So in the other session which I attended, it was really sort of, said that this has to be done through. In Kerala, what they do is that they have the self-help groups, the Kutumbashree groups, as members of the Gram Sabhas, and their voice is heard. So similarly, you pointed out many other marginalized, like elderly, they have to be represented. So really, I think all the efforts of all of us who have attended this conference should be to see how do we really intertwine the various groups, especially the women's groups, into the Gram Sabha, and how the Gram Sabha is empowered to take decisions. Because what I have understood also because of this conference is the enormous power of the Gram Sabha. If it takes a resolution, it's like a court order. So nobody can challenge it. Entire power is in the hands. Only thing is, do they know how to utilize it? Do they have the capacities? The second question that I have is that about ecosystem services. Now we have talked about it, but we have not really had genuinely efforts on how you bring it as part of the value chain. Can you remunerate ecosystem services through a marketization, or will it have to be through the NGO and through the donation way only you compensate? And if you're going to bring in like carbon credits, you're going to bring in biodiversity credits into the market system, is it all going to work? I don't think we have very clear answers. But
So therefore, when you said about ecosystem services, I was really wondering how is that value going to be realized, and how do you realize a fair value, measurement of value, reflecting that value in a compensating mechanism. It's a little big doubt for me. The third question was about markets. I think I've got more market questions than we can be answered, but still, let me raise it all. What can be, the fairness of the market in terms of contracts, which are not extractive, exploitative, beyond carrying capacity and beyond the ecological capacity. So there is a need for ensuring the sustainability and, ensure that markets are really fair, and how can technology help enlarge the markets? One of the most biggest points, because this is something we are struggling in FES, is how do you motivate the younger generation? How do you create that passion for what they are doing? And I really see it in terms of a whole marketing to them. They are aspirational. They certainly want the highlights of the city, but they also have a lot of pride in their area. So how do you create that pride and that feeling of ownership in them, that they're creating something of really a hyped up thing maybe, but one has to do that kind of which will create a passion in them and take ownership for the commons. Because I think then that whole purpose in life, which many of the younger generation feel that we have let them down, I certainly feel our generation has. So finally, to answer your little stories, I just love them. You also have the cheetahs being put into the bunny grass. So you not only have animal conflicts in the nature, but also man-made. Can I address The first question, Archana Singh. Second, then Archana. What I think it was a question, but it was a food for thought too. I'd take it as a so I think, but still, I think it's important जो ग्राम सभा पे, बिकॉज वी अगर हमने जो विजुअलाइजेशन किया है एंड वी आर एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉमन्स एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर ईच सिटीजन आर रिस्पेक्टेड एज एन इक्वल. तो अगर ये विजुअलाइजेशन है और अभी का स्टेज यहाँ पे है, तो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. एंड ऑल्सो इट्स नॉट ओनली, आई थिंक मुझे एक और चीज़ कहेंगे, इट्स नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशनल ग्राम सभा का हेल्थ, बट ऑल्सो अगर हम इनसाइड हाउस होल्ड में देखें, there are the inequality in the household, the hierarchy in the household, that also has to be factored in while we are because अगर उसमें से आधे सिटीजन अपने आप को सिटीजन ही नहीं मानते, आधे सिटीजन अपने आप को फार्मर नहीं मानते, दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ फार्म लेबर, क्योंकि मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, मेरा घर का मालिक पुरुष है. तो अगर उनका माइंडसेट, दैट इज़ द स्टार्टिंग लाइन, दैट इज़ द बेस लाइन, अगर उनका माइंडसेट यहाँ है, तो ब्रिंगिंग देम टू कंसिडर देम एज एन इक्वल, कंसिडर देम एज अ इस कॉमन्स के हम केवल हमको इसको यहाँ श्रम ही नहीं देना, वी ऑल्सो ओन दिस कॉमन्स, वो उस अंडरस्टैंडिंग तक लाना, आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज, इट रिक्वायर्स जो कैपेसिटी बिल्डिंग को मुझे लगता है कि हम एक ग्राम पंचायत का देख रहे थे, उसमें उनका 23,000 समथिंग एक साल में इन्वेस्टमेंट किया. If we are visualizing such kind of gram sabha, such kind of institution, such kind of जिसको एक इस पूरे लैंडस्केप का कस्टोडियन करना है, आई थिंक इतना कम इन्वेस्टमेंट उन पे किया जाएगा. इट इज़ लाइक कि हम पायलट के लिए चुन लिया, चलाने के लिए प्लेन दे दिया सरपंच को, लेकिन उसको कुछ सिखाया ही नहीं. और उसको खास करके अगर वो महिला सरपंच है, उसको तो और पैट्रियार्की के बैरियर्स को भी उनको भी लांघना है, वो भी नहीं सिखाया. तो वो मैं एक और थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँगी. हम लोग अर्चना जी शॉर्ट में आंसर दीजिए. बस बहुत शॉर्ट में मैं जा रही थी कि एक ट्रेनिंग में हमने महिलाओं से पूछा, सरपंच की, कि अगर आपको जितने भी, हमने बहुत सारे रोल उनके सामने रख लिए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, और उनसे कहा कि सबसे ज़्यादा क्लोजर टू योर हार्ट कहाँ है, जो आपने सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं. ऑल वर सोशल रोल. सो अगर उनके माइंडसेट में अभी वो पंच सरपंच बन गई हैं, लेकिन अगर वो नहीं आया है, दैट मीन्स उनको खुद को गिल्ट लग रहा था. इट्स नॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अगर वो ऐसा कर रही हैं, इट इज़ द सिस्टम हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो आई थिंक जस्ट मैं उस फ्रॉम अ सिस्टमिक पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज इकोसिस्टम सर्विसेज. अर्चना
Very quickly, ecosystem services, ma'am, you're right. The time has not yet come in India. So we really need to really work hard. Carbon credits is there, but again, we don't have a domestic carbon market and communities don't understand it. So sometimes they are also part of scams and frauds in the name of carbon credits. The other thing which government has brought in is tree-based green credits, through which agroforestry, but I don't know how will it work in practical terms, but it is there. I mean, so I really don't know if things are not used properly, everything will lead to distress. So we have to really work it out. And biodiversity credits, we are far from it. Again, that is, I think it's going to be very tough to define biodiversity credits and valuation. Although the valuation of ecosystem services is going on under the TEEB Agri-Food project, and very soon certain framework will be released which can hopefully lead to some direction towards this, but a lot of policy changes are also required. Just very quickly, I'll answer to what Ishan said about foreign fringe villages. One example, very classic example, is from Keladeo National Park, where the birds, they use these farms and fields around the national park as well as satellite wetlands. And if the agriculture there is not chemical free, it will directly harm the birds, and it will directly also harm the tourism sector, which is the mainstay, for Keladeo. So that's just one example how everything is interlinked. Great. So, yeah, younger generation question. Younger generation question, I don't know how to, let me address it. That's how we are trying, and that's an experiment which we are. So we were trying out in Andhra Pradesh that we were looking at 60,000 plots where we would track 365 days green cover. So the patch of land, 365 days green cover would be there, and there would be like different 12, 13 types of crops. To monitoring 60,000 plots of land became problem. So we started looking at GIS to do it. And then we realized even to go to GIS, the 60,000 humanly is impossible. Then we hit upon an idea, why don't we use these young chaps who are sitting in the villages, or young girls who are sitting in the villages. It's their plot, near to their plot, in the village only. And so most of them have internet phones now, the smartphones. So they could give us not only the plot size, they could give us the 4 points, geofencing points, they could give us the pictures, and now we are looking at them and involving them to give the set of information to us, and involving them, although it takes a bit of training and other things which are there. And that has happened. To coordinate all that, and Wali would know about it a bit more, is something called ICRPs have been now involved over there. So there are internet CRPs which we have brought in the programming. So there are few of them are now ICRPs across all the districts and the mandals. These ICRPs are training further down to get data much on a faster level and quicker level. Now that has also created, this is a smartphone which I can use, a pride of it, and also getting involved into something of their own and of their own land and village. Thank you. सभ्य जी, अच्छा ओके, एक दो लाइन में अगर आप चाहें तो यू कैन रिस्पॉन्ड. या एक लाइन मैं वो उनको बता रहा हूँ, please. आप थोड़ा सा देख लीजिए. आप थोड़ा सा देख लीजिए, वो कैमल का कुछ कहानी बना कच्छ में. उसमें लोग बाहर से, यूथ लोग, जो लोग छोड़ के गए थे वो लोग फिर से वापस आ रहे हैं. एक कार्यकर्ता था मेरे साथ, बन्नी में काम करता था, वो मेरा ऑफ़र किया हुआ जॉब 2-3 महीना करने के बाद छोड़ दिया. बोला जी मेरे को एनिमल बढ़ाना है क्योंकि डेयरी आ चुकी है. तो ऐसे कुछ कहानी हैं जिसमें से हम लोग देयर आर टू. हाँ, कर दीजिए. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कल सुबेरे 9 to 10 एक नया सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, सुबेरे 9 से 10, ऑन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन चैलेंजेस. क्योंकि सब बोलते हैं टेक्नोलॉजी CSOs के लिए भी डिफ़िकल्ट होती है, कम्युनिटी के लिए तो और भी डिफ़िकल्ट होती है. तो सुबह 9 से 10 से VIP लाउंज में एक सेशन है to discuss technology adoption challenges. So आप लोग please आएं. Thank you, Prashant, and thanks a lot for all our distinguished panelists and all our valuable audience who came and
listen carefully and ask questions. So, Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Pramal Bhai. I now request Manjeet, if you can just give a, for Manjeet and Nishan, if you can give a round of appreciation. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for. Thank you.